हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश पुलिस की जेल प्रहरी और आरक्षक के इस एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मध्य प्रदेश की जीके एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने पहला पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लें। इसमें कुल 20 क्वेश्चंस में इसमें कवर करूंगा, जो कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था 2018 के एग्जाम्स के पूरे एक शिफ्ट के 20 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं, जो कि पहले पूछे गए हैं। और इसी तरीके के पैटर्न में क्वेश्चंस इस बार भी आएंगे, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करें अन्य ग्रुप में, और इसको लाइक भी कर सकते हैं। और जिन गाइज ने जो कि स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और इससे कि आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, और लगातार आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो जेल प्रहरी और आरक्षक के लिए जिस तरीके का एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के और जनरल क्वेश्चंस जो बनेंगे, उस पर ये 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ASI द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 2018 का जो जेल प्रहरी का मध्य प्रदेश व्यापम ने जो एग्जाम लिया था, उसके 20 क्वेश्चन है ये। और उसकी एक शिफ्ट का ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये पूरे मैंने इसमें लिए। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है। तो बताइए, इसमें ये ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली, पटना, हैदराबाद और लखनऊ। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आपके सामने 5 सेकंड का मैं समय दे देता हूं, जिससे कि आप इसका आंसर दिखाएं। कमेंट में आप मेरे को आंसर दें। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद। ठीक है ना। कहाँ स्थापित किया जाएगा ये नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CRO? कहाँ पर? हैदराबाद में। तो हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। और इसमें जो प्राधिकरण है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है ना, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, बिजली मंत्रालय भारत सरकार में एयर कंडीशन के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग में ध्यान में रखते हुए ये सेट कर रही है, जो कि भारत सरकार ने इसको डिसाइड किया है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, 30 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 24 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये आप बताएं मेरे को। तो इसका जो सही आंसर है, जिसमें कि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है, तो वो है 24 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द करेक्ट आंसर। 24 डिग्री सेल्सियस का डिफॉल्ट सेटिंग में ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि जितने भी AC आने वाले टाइम में जो बनेंगे, उसमें डिफॉल्ट सेटिंग में 24 डिग्री सेल्सियस की सेटिंग रहेगी। क्योंकि गर्मी के समय में मैक्सिमम जो भारत के घर हैं वहां पर AC लगे हुए हैं, उनको AC की जरूरत होती है। इस कारण से भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये डिसाइड किया है कि 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें डिफॉल्ट सेटिंग में होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? कौन से अभ्यारण्य में, कौन सी सेंचुरी में स्थित है, ये बताना है आपको। घाटी गांव सेंचुरी, राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी, सोन घड़ियाल सेंचुरी या फिर कैन घड़ियाल सेंचुरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय चंबल। राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य है उसमें है ये देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं। और ये जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, और इसमें जो समानुपात है, यानी कि ये जो अभ्यारण्य है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य देखकर इसकी इसकी और इसकी जो व्यवस्था है वो तीनों राज्य मिलकर देखते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से 3 राज्य हैं वो? मध्य प्रदेश स्वयं, ठीक है ना, प्लस राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तीनों राज्यों में, क्योंकि ये चंबल नदी है, चंबल नदी के बाजू में ये पूरा का पूरा अभ्यारण्य, सेंचुरी से बोलते हैं, वो फैला हुआ है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकली है, राजस्थान से होती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिलती है। तो ये तीनों राज्यों में ही फैला हुआ है चंबल राष्ट्रीय उद्यान। और वहां पर
कैन, ये घड़ियालों की संरक्षण किया जा रहा है। तो देवरी में घड़ियाल रेयरिंग सेंटर स्थापित किया गया है और ये है चंबल अभ्यारण्य में, ठीक है ना, चंबल अभ्यारण्य की चंबल नदी के पास। तो घड़ियाल कहाँ, नदियों में रहते हैं, तो नदियों में ही इसका संरक्षण किया जाता है। तो नदी यहाँ तक गुजरेगी, यानी कि ये उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश के बीच में जो भी क्षेत्र पड़ता है वहां पर इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीनों मिलाकर तीनों ही इसकी व्यवस्था को संभालते हैं, तीनों राज्य। अगला है चौथा क्वेश्चन, किस अन्य भारतीय को भारत वाटवानी के साथ में 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, अंश गुप्ता ए, दूसरा है संजीव चतुर्वेदी, सा नंबर है दीप जोशी और दा है सोनम वांगचुक। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं आप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक इज द करेक्ट आंसर। सोनम वांगचुक को ही ये 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये दो लोगों को एक साथ मिलकर मिला था, ठीक है ना। अन्य भारतीय यानी कि भारत वाटवानी के साथ साथ सोनम वांगचुक, यानी इन दोनों को मिलाकर 2018 का ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। सोनम वांगचुक ये कहाँ के हैं? ये हैं लद्दाख के, ठीक है ना, लद्दाख के रहने वाले हैं और लद्दाख में ये एक इंजीनियर है वहाँ के। और उन्होंने 1994 में ऑपरेशन न्यू होप, ठीक है ना, ऑपरेशन न्यू होप के नाम से एक पूरी व्यवस्था को चालू किया था। इस कारण से ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुए और इससे काफी कुछ वहां पर जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर काफी कुछ व्यवस्था में सुधार आया था, ठीक है। और इन्होंने ही जो वर्क स्तूप नाम का एक आविष्कार है वो उन्होंने किया था 1994 में। तो ये इनका इतिहास है और इनको ही भारत वाटवानी के साथ में ये शाह पुरस्कार मिला था, 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जेल प्रहरी का 2018 का, ठीक है ना, व्यापम के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी शिफ्ट का ये पेपर है, उसमें से 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो इसका ये पांचवा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने, कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, पीवी संधू या फिर साइना नेहवाल। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वही कर्णम मल्लेश्वरी है जिन्होंने कि सबसे पहले भारतीय ओलंपिक में ये इन्होंने पदक जीता। और इसी के साथ साथ इन्होंने 1994 में ये इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही साथ 1995 में इसके बाद में इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला, ठीक है ना, राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला इनको। और उसके बाद में 1999 में उनको पद्मश्री पद्मश्री भूषण से भी पद्मश्री से भी सम्मानित इनको किया गया। तो ये सारे जो पुरस्कार हैं इनको मिल चुके हैं कर्णम मल्लेश्वरी को। ये आपको इसी तरीके से याद करना है। 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला, उसके बाद में 1995 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला और 1999 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया, ठीक है ना। और ये भारत की पहली ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, गौतमी सतकर्णी, औरंगजेब, अकबर या फिर अशोक। मतलब वो कौन से प्रसिद्ध सम्राट थे जिनकी पत्नी के नाम पर ये विदिशा जो नाम है वो रखा गया? तो इसका आंसर बताएं आप। इसका जो सही उत्तर है वो है अशोक, सम्राट अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य के सबसे ज्यादा शक्तिशाली सम्राट थे। और इन्होंने पूरे भारत में अपना शासन किया। कलिंग युद्ध के समय में इन्होंने अपने युद्ध को पूर्ण विराम लगाया और उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है ना। कलिंग युद्ध की जो भयावह थी उसमें जितनी खून खराबा हुआ, इतने सैनिक मारे गए थे, जिस कारण से ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और सम्राट अशोक ने ही विदिशा की एक साहूकार की बेटी थी, ठीक है ना, जो कि उस समय अशोक की उम्र कितनी थी, 20 वर्ष थी। तो विदिशा की जो साहूकार की बेटी थी उनसे इन्होंने विवाह किया था और उनको अपनी पत्नी
बना के रखा था। इस कारण से विदिशा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और उन्हीं के नाम पर इनका जो नाम है विदिशा रखा गया और काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो ये इसका मध्य प्रदेश की विदिशा का ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इतिहास है। जब ये युद्ध कर कर लौट रहे थे उस समय एक रात के लिए ये यहाँ पर रुके थे और वहां पर इनको विदिशा की इस राजकुमारी ने से मन मोह लिया था इन्होंने और उनसे प्रेम हो गया था। उसके बाद में इनसे इनका विवाह हो गया था। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, विदिशा में हेलोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन बार बार आता है हर एग्जाम में। मध्य प्रदेश के व्यापम के मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ये आता ही है। तो ये ऑप्शन है इसके सामने, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान इंद्र और भगवान शिव। जो हेलोडोरस स्तंभ है ये विदिशा में है, तो ये किस भगवान को समर्पित है ये आपको बताना है। ये ऑप्शन है इसके सामने, बताएं इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है भगवान विष्णु। दिस इज द करेक्ट आंसर, भगवान विष्णु को समर्पित ये हेलोडोरस का स्तंभ है। और इस स्तंभ को 110 बीसी, ठीक है ना, ठीक, बिफोर क्राइस्ट 110 20 ईस्वी पूर्व इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण एक यूनानी राजा थे, ठीक है ना, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। और उस समय यहाँ पर जो राज करते थे वो थे राजा शुंग, ठीक है ना। शुंग वंश के राजा थे कौन? भागभद्र, भागभद्र थे। तो भागभद्र के समय में इन्होंने हेलोडोरस स्तंभ का निर्माण करवाया और ये इनके दरबार में, राजा भागभद्र के दरबार में ये राजदूत की तरह ये यहाँ पर आए थे। और ये यहाँ पर इन्होंने ये भागवत जो धर्म है उससे बहुत ही ज्यादा ये प्रभावित हुए। इस कारण से इन्होंने ये पत्थर का, ठीक है ना, ये जो हेलोडोरस स्तंभ है ये एक पत्थर का स्तंभ है। और जो अभी आप अगर विदिशा जाएंगे तो वहां पर ये एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको आप देख सकते हैं वहां पर ये पत्थर का स्तंभ। और वहीं पर इन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर भी बनवाया था, ठीक है ना, भगवान विष्णु का मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है? जो ऑप्शन है आपके सामने, ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, या फिर केंद्रीय जल आयोग। इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं मेरे को। तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय जल आयोग। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये केंद्रीय जल आयोग केंद्रीय जल संसाधन जो विभाग है, ठीक है ना, सेंटर का, उसके अधीन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये पूरा कार्य करती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी केंद्रीय जल आयोग। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची। तो कौन सा आंसर सही है इसका ये आप मेरे को बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8वीं अनुसूची, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है किसका? भाषाओं का, ठीक है ना, टोटल भाषा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और संविधान में शुरू में जब ये अनुसूची तैयार नहीं थी, जब संविधान बना था, तो कब बना था ये? 1950 में, ठीक है ना, 1950 में, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 में ये लागू किया गया था। और उस समय संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था, ठीक है ना, उस समय कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। बाद में फिर इसमें और भी संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट के बाद में इसमें कुल अभी 22 भाषाओं का उल्लेख है जो कि 8वीं अनुसूची में है। ये आपको ध्यान रखना है, 8वीं अनुसूची में है, ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 1967 में सिंधी भाषा को भी इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो कुल अभी कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। लेकिन संविधान में शुरू में 14 भाषाओं को रखा गया था, बाद में इसमें संशोधन हुआ और इसमें टोटल अभी 22 भाषाएं हैं। अगला है 10वां क्वेश्चन, मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR की स्थापना के लिए किस शहर में मंजूरी दी है? कौन सा शहर है यहाँ पे कि ये इसकी स्थापना की जाएगी?
ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना की जाएगी और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, ठीक है ना, इसके तहत में ये स्थापना की जाएगी और इसके लिए ये मंजूरी दी है। तो इसके लिए उसी समय 2018 के समय में यहाँ पर 375 मिलियंस जो डॉलर है, ठीक है ना, कितने, 375 मिलियन डॉलर का मध्य प्रदेश सरकार को ऋण भी मिला, लोन भी मिला। और उसके अनुसार ये जो स्थापना है यहाँ पर मैक्सिमम जो पैसा है, ठीक है ना, जितना ऋण मिला है वो कृषि सुधार में इसको लगाने का निर्णय लिया। तो ये आपको फिगर भी याद करना है, इस समय ये मिला था। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस 2015 के जो 2018 के जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उस समय के ये क्वेश्चंस हैं। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं। तो लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहें। अगर पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार हेतु भारत सरकार ने जो 375 के ऋण में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उन्होंने ऋण लिया, ठीक है ना, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में, जो कि सिंचाई की जो क्षमता है उसकी कैपेसिटी में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किस बैंक के साथ में किए गए हैं? जो ऑप्शन है आपके सामने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत, या फिर ब्रिक्स, किसके साथ में ये हस्ताक्षर हुए, ये साइन किए गए? तो इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट फॉर्म है एडीबी, ठीक है ना। इसके साथ में ये हस्ताक्षर किए और उसके बाद में ये ऋण मध्य प्रदेश में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो उसकी कैपेसिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये पूरे का पूरा ऋण लिया गया। मध्य प्रदेश में सिंचाई की जो योजना है उसमें ये पैसा लगेगा। और जो एडीबी है इसकी जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1966 में, ठीक है ना। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मंडलोंग, फिलीपींस, ठीक है ना, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो एशिया में जितने भी देश आते हैं, जितनी भी कंट्रीज आती हैं, उनमें से जो सहयोगी देश है इसमें जिनकी मेंबरशिप है, उन सभी सदस्य देशों को ये कर्ज देने का काम करती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो कि वहाँ पे जो भी शिक्षा में सुधार हो या फिर कोई अलग डेवलपमेंट में अगर पार्टिसिपेशन करना है, उसमें सुधार लाना है, विकास करना है, तो उसमें ये लोन देने के लिए ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, 2016 में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग को बनाने का पहला राज्य बना है? कौन सा विभाग सबसे पहले बनाया गया? खान विभाग, चिकित्सा विभाग, आनंद विभाग, या फिर उड्डयन विभाग? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आनंद विभाग। आनंद विभाग का इन्होंने सबसे पहले चालू किया और ये मध्य प्रदेश ही था जिसमें कि सबसे पहले ये आनंद विभाग खुलने वाला राज्य बना। और शिवराज सिंह सरकार ने ये सबसे पहले खोला 2016 में, जब उनकी सरकार थी। उसके बाद में अभी 2018 में जब कमलनाथ सरकार आई तो उस समय इस विभाग को बंद किया गया था। लेकिन अभी फिर से दोबारा से शिवराज सिंह सरकार अभी है 2020 में। तो अब देखते हैं इस विभाग को कितनी आगे मंजूरी मिलती है। तो ये उस समय का विभाग था। तो ये सबसे पहला राज्य था जिसने कि आनंद विभाग को बनाया था, ठीक है ना। और इसमें जो ज्ञान संसाधन का केंद्र के रूप में इसको विकसित करने की योजना है, ठीक है ना। ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा और कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का यहाँ पे की एकीकृत नियंत्रण कमांड केंद्र, आईसीसी का फुल फॉर्म जो है वो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है ना। इसको अगर फुल फॉर्म देखा जाए इंग्लिश में तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ठीक है ना। इसके माध्यम से ये निगरानी की जाती है। तो ये है ऑप्शन आपके सामने, पहला है सागर, दूसरा है पन्ना, तीसरा है रीवा और चौथा है सतना। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है बताएं आप मेरे को। तो इसका जो सही आंसर है
ये तो है टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6। तो मध्य प्रदेश में टोटल 7 शहर हैं जहाँ पे कि ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। तो वो 7वीं जो सिटी है वो है सागर। सागर इज द करेक्ट आंसर। तो सागर में भी इस ICCC, ठीक है ना, क्या इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा यहाँ पर निगरानी की जाती है। तो टोटल सिटी आप याद रखें, मध्य प्रदेश में ये 7 शहरों को स्टार्टिंग में स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। और तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का जो अनुच्छेद है बताना है आपको जिससे कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। ऑप्शन है आपके सामने 164, 155, 163 या 175। वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंगली राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी कि राज्यपाल को शपथ दी जाती है और उसकी नियुक्ति की जाती है। आंसर बताएं इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 155 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंगली किसी भी राज्य में जो वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के जो गवर्नर है, उसकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के लिए मैंने पूरा का पूरा अलग से वीडियो भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश में जो संवैधानिक संस्था है राज्यपाल, जो पद है उसके ऊपर पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से जाकर आप राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल से संबंधित जो उसके पावर्स हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड देयर यू कैन वॉच राज्यपाल जो संवैधानिक पद है उसके बारे में पूरा वीडियो। इवन और भी वीडियोस हैं जो कि MPPSC के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लगातार मैंने सारी वीडियोस बनाए हैं, तो वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस स्थान का नाम बताएं यहाँ पे कि युद्ध स्मारक जिसका नाम था शौर्य स्मारक, उसका उद्घाटन किया गया था। तो उसका कौन सा आंसर है? ये ऑप्शन है आपके सामने, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर सतना। कहाँ पर ये शौर्य स्मारक बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और ये 14 अक्टूबर, ठीक है ना, 14 अक्टूबर 2016 में ये बनकर तैयार हुआ था। और इस समय इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है ये शौर्य स्मारक, यहाँ पे कि जितने भी जो सैनिक शहीद हुए हैं उन सभी का के लिए ये स्मारक बनाया गया है। और उन सभी की उसमें मेमोरेबल जो भी डेट है वो वहाँ पर स्टिक की गई है। और काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा ये स्मारक है जिसमें कि पूरी की पूरी जो इंडियन वॉर्स हैं उसके बारे में पूरा इतिहास इसमें रेखांकित किया गया है। तो आप में से कोई भी जो विद्यार्थी देखना चाहे, कोई भी देखना चाहे, उसको देख सकता है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। 2018 की, बार बार बोल रहा हूँ, 2018 की जो एग्जाम हुआ था जेल प्रहरी का, उसकी शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन आए थे उसमें से ये 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है उसका 16वां। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने कि 2014 में भारत रत्न से जिनको सम्मानित किया गया था। आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन दिए हैं सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, PT उषा और मिल्खा सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और सचिन तेंदुलकर वो खिलाड़ी हैं जिनको कि क्रिकेट की जगत में सबसे अधिक इनाम मिले हैं, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिले हैं, सबसे ज्यादा प्राइज मिले हैं। और इनको भारत रत्न के साथ साथ भारत के जितने भी खेल के संबंधित जो पुरस्कार हैं वो भी इनको मिले हैं। चाहे वो राजीव गांधी खेल रत्न हो या फिर जो पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। और खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो सारे जितने भी अवार्ड हैं वो इनको खेल के द्वारा जो संबंधित होते हैं वो सभी इनको मिल चुके हैं। और ये भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। भोपाल की किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? ये भारत की में भी सबसे बड़ी मस्जिद है, यानी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहलाती है ये। और ये भोपाल की कौन सी मस्जिद है जिसका नाम पूछा गया है जैसे कि मस्जिद का ताज बोला जाता है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, जामा मस्जिद, मलिक मगीस मस्जिद, मोती मस्जिद या फिर ताजुल मस्जिद। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी,
ताजुल मस्जिद, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। और भोपाल की जो 8वीं शासिका थी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना, 8वीं शासिका, ठीक है ना, शासिका थी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जो 8वीं शासिका थी वो थी शाहजहां बेगम, शाहजहां बेगम, ठीक है ना, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये निर्माण अधूरा रहा, ठीक है ना, क्योंकि धन की कमी हो गई थी इनको, अधूरा रहा, लेकिन ये पूरा निर्माण नहीं हो सका। फिर बाद में जब देश आजाद हो गया उसके बाद में 1971 में, ठीक है ना, जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा इस पूरी की पूरी मस्जिद का पुनरुत्थान हुआ। इसको फिर से जितनी भी ये अधूरी थी उसको पूरा कार्य करवाया गया और ये पूरी बनकर तैयार हुई। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताया, 1971 में भारत सरकार ने इसको पूरा इसका कार्य करवाया। और 8वीं शासिका ने, ठीक है ना, जो भोपाल की शासिका थी, भोपाल स्टेट था उस समय, तो और जिनका नाम था शाहजहां बेगम, उन्होंने इस ताजुल मस्जिद की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये सारे युग्म दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है माउंट डायवोलो, दक्षिण अंडमान द्वीप। दूसरा है माउंट थुलियर, मध्य अंडमान द्वीप। तीसरा है माउंट कोयोब, ग्रेट निकोबार। और अगला है सैंडल पीक, उत्तर अंडमान। तो इसका जो सही उत्तर है वो बताएं आप। इसका जो सही उत्तर है वो है सैंडल पीक, उत्तर अंडमान द्वीप, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सैंडल पीक है इसको जो बोलते हैं उसको सैंडल हिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, सैंडल हिल्स के नाम से भी ये पॉपुलर है वहां पे। और ये उत्तरी अंडमान द्वीप में है और ये अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है, जिसकी हाइट है 731 मीटर, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और ये बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है, ठीक है ना, उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वहां का है। और ये पूरा का पूरा जो उत्तरी अंडमान द्वीप सैंडल पीक है, ये नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोल सकते हैं, नेशनल जो पार्क है उससे पूरा घिरा हुआ है ये। तो इसका जो सही उत्तर मैंने आपको बता दिया, सैंडल पीक अंडमान का जो उत्तरी अंडमान द्वीप है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय योजना प्रक्रिया का प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि भारतीय योजना प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट माना गया है? फिक्की प्रस्ताव, बॉम्बे योजना, है ना, कांग्रेस योजना, या फिर विश्वेश्वरैया योजना? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विश्वेश्वरैया योजना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जो इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी थे वो इस योजना के सबसे पहले प्रस्तावक थे 1934 में, जिस समय की भारत अंग्रेजों के अधीन था, उस समय इन्होंने इस योजना को प्रस्तावित रखा था और इसकी वकालत की थी। और उस समय इन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है ना, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो उसमें इन्होंने ये पूरा प्रस्ताव दिया था और उसमें इन्होंने बताया था कि भारत को जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है ना, उसमें इसको मजबूत किया जा सके, क्योंकि भारत उस समय पूरा का पूरा कृषि पर आधारित था और कृषि पर पूरी आबादी निर्भर थी। तो इस कारण से उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया था, जिससे कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से विकसित हो पाए। तो सबसे पहला ब्लूप्रिंट जो दिया था वो भारत के जो इंजीनियर थे, ठीक है ना, जिनको बोलते थे स्टेटस मैन बोलते थे इनको, विश्वेश्वरैया जी, उन्होंने इस योजना को सबसे पहले मूर्त रूप दिया था 1934 में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, विश्वेश्वरैया योजना। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। जुलाई 2018 में अंजलि मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला दृश्य के लिए किस प्रतिष्ठित, ठीक है ना, पॉपुलर जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है? शिखर सम्मान, तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, या फिर कबीर सम्मान? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कालिदास सम्मान। ये मध्य प्रदेश सरकार का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मान है, ठीक है ना, जिसको कि कला के लिए दिया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कला के क्षेत्र में
कालिदास सम्मान दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी मध्य प्रदेश में? 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी और यही सम्मान इनको मिला है, ठीक है ना, अंजलि मेनन को, कालिदास सम्मान, ठीक है ना। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें कि मैंने 20 क्वेश्चन जो कि 2018 में मध्य प्रदेश के जेल प्रहरी में पूछे गए थे और इसी तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं लगातार ये सीरीज की वीडियोस ला रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद में थर्ड पार्ट भी आएगा और फोर्थ पार्ट इस तरीके से लगातार ये जितनी भी एमसीक्यू सीरीज हैं जो कि आरक्षक और जेल प्रहरी के लिए रहेंगी वो मैं लाऊंगा। तो आप लगातार मेरे इस चैनल के साथ में बने रहिए स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ में। और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी कॉन्सेप्ट तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आप इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के ऐप के थ्रू आप लाइव फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और लाइव फ्री टेस्ट भी अनअकैडमी के द्वारा आप दे सकते हैं, ठीक है ना, लाइव टेस्ट। अच्छा, इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं? हाउ टू स्टार्ट द लर्निंग एट अनअकैडमी। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से या फ़ोन नंबर से। उसके बाद में आपको चूज़ करना पड़ेगा एमपीपीएससी व्यापम, जिससे कि आप व्यापम और एमपीपीएससी की जितनी भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी आप अनअकैडमी के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप एनरोल कर सकते हैं फ्री लाइव क्लास के लिए टू गेट द नोटिफिकेशन टू अटेंड देम, ठीक है ना। तो ये उसका पार्ट है जिस तरीके से आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में अपनी क्लासेस को। अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस भी हैं और डेमो क्लासेस भी अनअकैडमी आपको देता है और साथ ही साथ में फ्री लाइव टेस्ट भी देता है, जिसमें कि आप पूरी तरीके से लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट क्लास जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है उसमें जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आप क्वेश्चंस के जो भी आपको डाउट लगते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप वहाँ पे सबमिट कर दें तो आपके डाउट वहाँ पे एट द सेम टाइम क्लियर होंगे। साथ ही साथ में आप अटेम्प्ट पोल इन द लाइव चैट में आप अपने पोल्स को भी सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में आप ABCD इस तरीके से लगा के अपने पोल सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक फीचर ये भी है कि आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उसमें एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय द स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। तो उस तरीके से आप फॉलो करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स विद द लाइव फ्री क्लासेस। जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पूरे का पूरा पेपर का एनालिसिस भी देंगे। साथ ही साथ में इसमें आपके मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी है, जिसमें कि आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी के भी आप मॉक टेस्ट ला सकते हैं। इसमें आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको कि सॉल्व इन 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक अलग तरीके का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता है अपना अनअकैडमी। अनअकैडमी में दो फीचर्स हैं, एक तो फ्री क्लासेस हैं और दूसरा है प्लस क्लासेस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है आप देख सकते हैं। अगर प्लस क्लासेस वाला आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके डिफरेंसेस क्या हैं और फ्री क्लासेस में क्या है। फ्री क्लासेस में सिर्फ लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन प्लस क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। ओकेजनल प्रैक्टिस सेट रहेंगे यहाँ फ्री क्लासेस में, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होंगे। ओकेजनल PDF और नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ही आपको जो फ्री क्लासेस है उसमें लिमिटेड डाउट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, जो कि वहाँ के जो टॉप एजुकेटर्स होंगे वो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अभी साथ में ही इन्होंने चालू किया है अनअकैडमी का वर्चस्व नाम से, जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपको अर्धमासिक समसामयिक पत्रिका, ठीक है ना, भाग 1 अक्टूबर 2020 का वो आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है ना। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में ही उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी प्रस्तुत करता है फ्री ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना, जिसमें कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तैयारी के लिए इसमें हजारों प्रश्नों का ये पूरा बैंक उपलब्ध होता है, जिसमें कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको
प्लस सब्सक्रिप्शन में ही, ठीक है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन में ही ये मौजूद होगा ये सारे फीचर्स। अनअकैडमी के जो बेचेस हैं वो कब से चालू हो रहे हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर से ये चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 21 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो ये सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं जो कि आपके लगातार स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नवंबर में कोर्सेज चालू होंगे। 3 नवंबर से एमपीएसआई का बैच चालू होगा, इसी तरीके से एमपीपीएससी के बैच चालू होंगे। तो लगातार ये बैचेस चालू हो रहे हैं, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शंस के अकॉर्डिंग, और साथ में फ्री भी है, तो आपको जो आपको सूट लगता है उस तरीके से आप उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एडमिशन फीस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए। आपको जो ज्वाइन करना है एमपीपीएससी व्यापम्स के ये पूरे सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है। आपका फर्स्ट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए ये पूरा का पूरा आपके पास में फी स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है। तो इसमें आप अगर आपको अप्लाई करना है, अगर इसमें कोड अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द 10% ऑफ द एडमिशन फीस। तो इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस कोड को डालेंगे यहाँ पे, तो जो भी आपका कोर्सेस आप चूज करेंगे उसमें आपको 10% का एडमिशन में डिस्काउंट मिलेगा।